नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। ये प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट होता है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन या सोचने के नज़रिए से को, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में किस कारण से उनके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए यानी डिसीजन लेने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। प्लस मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो साइंस की तरह रिजिड नहीं होता, यानी फिक्स नहीं होता। जैसे साइंस में एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, यानी अपने हमारे जैसों के साथ डील करता है। तो हर इंसान का नज़रिया नेचर अलग होने से उस पर एप्लीकेबल होने वाले प्रिंसिपल के रिजल्ट भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये डिमांड पे, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका आउटकम क्या होगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर जो होता है वो इस तरह से होता है। पहला होता है यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है, यानी इसमें हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे ये एप्लीकेबल है। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है, 11th में हमने पढ़ा था 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा एचयूएफ, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा कंपनी। इन पांचों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। कोई बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, छोटा है या बड़ा है, या फिर अथॉरिटी के हर एक लेवल, डिफरेंट लेवल पे ये एप्लीकेबल होता है। लेवल ऑफ अथॉरिटी का मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी ये हर तरह के बिजनेस, हर तरह की कैटेगरी के लेवल वाइज ये एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर से मतलब है कि हम मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के साथ डील करता है। तो इनका जो प्रिंसिपल होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता, बट ये आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब जिस तरह साइंस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपर्टीज की मदद से कोई भी प्रिंसिपल डेवलप होता है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी काफ़ी सारे एनालाइज, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बाद ही कोई भी प्रिंसिपल डेवलप किया जाता है। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी ये प्रिंसिपल जो है रिजिड नहीं होते, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनमें क्या करते रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं। और ये जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे इन प्रिंसिपल में भी चेंज होता रहता है। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर के और डायनामिक नेचर के होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं कि किस कारण से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से प्रिंसिपल का कैसा इफेक्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कॉन्टीजेंट का मतलब है कि जो प्रिंसिपल रिलेटिव भी होते हैं और नॉट एब्सोल्यूट भी होते हैं, यानी ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल इस सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल होने के बाद उनका रिजल्ट क्या होगा, यानी ये सिचुएशन के ऊपर बेसिकली 100% बेस होते हैं। अब हम बात करते हैं
सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजर को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए कैपेबल करते हैं, यानी उनकी जो नॉलेज है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इनकी वजह से, प्रिंसिपल की वजह से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं वो अपनी गलतियों से सीख के चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कोई भी कंपनी में एप्लीकेबल करके आप जो भी रिसोर्सेज है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका बेटर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और ये बिजनेस में जो गोल होते हैं उन्हें अचीव करने में भी मदद करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब यह हो जाता है कि जो भी हम प्रिंसिपल या फिर कोई, हम कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे बाइक का हमारा एवरेज कंपनी वाले बताते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर लीटर है। तो क्या वो 70-80 किलोमीटर रियलिस्टिक कैसे वो मानते हैं? वो अपने प्रैक्टिकली वो करके देखते हैं कि 1 लीटर में ये कितना बाइक चल सकता है, उस बेसिस पे ये हमें बताते हैं, ना कि रैंडमली वो कोई भी डाटा फिगर या कंपटीशन को देखते हुए कोई भी फिगर बढ़ा के वो हमें बताते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी यही होता है कि जो आप प्रिंसिपल डेवलप कर रहे हो वो क्या होता है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस होना चाहिए कोई भी आप चीज़ें डेवलप कर रहे हो। तो अब चौथा पॉइंट आता है हमारा, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अब जो भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं उनको मीट करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल में भी चेंजेस करते हैं, और ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि हम सबको पता है कि कोई भी बिजनेस जो है सोसाइटी के बिना डेवलप या सक्सेस नहीं पा सकती। कंपनी जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, तो इससे कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के प्रति अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। तो जब भी आप बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की बात करते हैं, साथ ही साथ आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल हो सके। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी छठा पॉइंट है इसमें कि हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे प्रिंसिपल भी डेवलप करने चाहिए जिससे कि मैनेजमेंट या मैनेजर अपने आप को अपग्रेड कर सके, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, ये सबको पता है, लेकिन अगर वो अपडेट ना हो तो कंपनी के लिए वो बहुत ही कम यूजफुल रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे एक्टिविटी भी होने चाहिए जिससे कि मैनेजमेंट अपने नॉलेज को एनहांस कर सके, टाइम टू टाइम अपडेट कर सके। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल। ऐसे ही ये तो हमारे नॉर्मली पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंस हैं, जो इनका टॉपिक था। अब इन्हीं से रिलेटेड हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल को डेवलप किया है, जिनका नाम हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल के बारे में कुछ हम बातें जान लेते हैं। हेनरी फ्योल जो हैं वो तुर्की में 1841 में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने 1860 में 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करी और उन्होंने अपनी पहली जॉब एज ए इंजीनियर कोल माइनिंग कंपनी में स्टार्ट किया और 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हुए, प्रमोटेड हो गए। और जब वो प्रमोटेड हुए तो कंपनी उस सिचुएशन में आ गई थी कि उनका दिवालिया निकल गया था, यानी दिवाली से पहले दिवालिया निकल चुका था, कंपनी डूबने की कगार पे थी। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने 30 साल में इस कंपनी को एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कोयल स्टील कंपनी में
कन्वर्ट किया, यानी जब वो उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो कंपनी को इंसॉल्वेंसी से एक बहुत ही अच्छी कंपनी पे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी पे लाके खड़ा कर चुके थे। अब उन्होंने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से एक डूबती हुई कंपनी को उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे लाके इस्टेब्लिश कर दिया। तो उन्होंने जो मेजर चीज़ें की वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उन्होंने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल को में क्लियर डिफरेंस समझा कि क्या डिफरेंस होता है, प्लस जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है किसी भी काम को करने का, उन्होंने उस पर उनको कंसीडर किया। जैसे कोई भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, उनके रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ता है यानी ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, फिर स्टाफिंग करनी पड़ती है, लोगों की ज़रूरत होती है, अपॉइंटमेंट होती है, फिर उन्हें गाइडेंस देना होता है यानी डायरेक्टिंग, और फिर उन पर नज़र रखनी होती है, कंट्रोलिंग, कि वो काम अपने और गोल के अकॉर्डिंग उनका काम मैच हो भी रहा है या नहीं। यानी 5 जो फंक्शन हैं उन पर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है कि आप किसी काम को एक आदमी को देने की बजाय आप उनके काम को पार्ट्स में कन्वर्ट करके उनके एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें बांट दें, ताकि काम में स्पेशलाइजेशन भी हो सके और टाइम पे बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सके। अब दूसरा हमारा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम पे कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी ज़्यादा देते हैं तो वो मिसयूज़ हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं तो वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी को 100 यूनिट एक हफ्ते में प्रोडक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है रॉ मटेरियल परचेज करने का, तो उसके पास एक बहाना मिल जाता है कि उसके पास मटेरियल नहीं था, इस वजह से वो काम को पूरा कर नहीं पाया। तो हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ज़्यादा अथॉरिटी देने पे भी नुकसान है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम से वो बचने के लिए की कोशिश करता है। तीसरा होता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हो जाता है कि जो बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल हैं, रेगुलेशन हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, उनको फॉलो करना, अपने सुपीरियर की बात मानना, और जो कमिटमेंट आपने की है उसे पूरा करना। चौथा हमारा पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि आप हर एक एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए, और एक बॉस होगा तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसे काम डिले करने का कोई भी मौका नहीं मिलता या उसके पास कोई बहाना नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसे किसकी बात पहले माननी है और किसकी बात को इग्नोर करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पांचवा हमारा पॉइंट है। पांचवा हमारा पॉइंट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। ये कहता है कि 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, यानी एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए और उसके सारे मेंबर एम्प्लॉई एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए। यानी अगर एक टीम अगर एक गोल के पीछे रहेगी तो क्या होगा, गोल को बेहतर ढंग से अचीव कर पाएंगे और जल्दी अचीव कर पाएंगे, और उनके काम में कोऑर्डिनेशन भी दिखेगी, कहीं पे भी कोई गड़बड़ हमें नहीं मिलेगी। छठा हमारा है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि बिजनेस का इंटरेस्ट और अगर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो बेहतर तरीके से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जब एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि इस काम से हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलना, तो वो काम में ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इस काम को करने से हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो क्या करते हैं, वो काम को बेहतर ढंग से करने में करते हैं। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में कोई गैप है तो मैनेजर को
इन दोनों इंटरेस्ट को रिकंसाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा छठा पॉइंट था, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब हो जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय की इतनी सैलरी होनी चाहिए जिससे कि वो रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। अगर उसे इतनी भी पे नहीं किया जा रहा है जिससे कि वो अपने सारे खर्चे को कवर अप कर सके, तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% नहीं दे पाता है। आठवां हमारा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी अथॉरिटी है कंपनी की वो सारी एक हाथ में रहे, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का हर लेवल पे बंटना। तो जो हेनरी फ्योल हैं वो ना ही सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करते हैं और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन पे। उनका कहना है ना ही सारी पावर एक के हाथ में होनी चाहिए और ना ही सारी पावर सबके हाथ में होनी चाहिए बराबर। वो दोनों के बैलेंस करने को मानते हैं कि सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की बात कर रहे हैं। स्केलर चेन का मतलब हो जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लेवल वाइज सबके पास ऊपर तक जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी किसी को भी बता रहा है। अगर वो कोई कंप्लेन या फिर कोई सजेशन या कोई भी बात बताना चाहता है तो वो अपने सुपीरियर को बताए और उसका सुपीरियर अपने सुपीरियर को बताए। कोई भी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 10वां होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ किसी भी कमांड से नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी में जो जिसकी जगह है वो वहीं पे रहनी चाहिए। यानी अगर मॉल का एग्जांपल दे तो मॉल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप कभी भी जाओ तो वो आपको सेम जगह पे मिलती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ढूंढने की वो चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सामने ही दिख जाता है। वैसे ही एम्प्लॉय और रिसोर्सेज, मशीन या जितनी भी चीज़ें हैं सबकी अपनी अपनी जगह फिक्स होना चाहिए। 11वां हमारा पॉइंट हो जाता है इक्वालिटी का। यानी इसका मतलब होता है कि आप किसी के साथ भी अनफेयर ना करें, सबके साथ एक जैसा बिहेव करें। अगर एम्प्लॉय को ये लगता है कि कोई हमारे साथ अनफेयर कर रहा है और उसके साथ फेयर कर रहा है तो वहाँ जेलसी की फीलिंग आती है। तो इस बात का इंश्योरिटी होना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय के साथ फेयर और काइंड नेचर का ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे कि भेदभाव एम्प्लॉय के बीच में ना आए। 12वां होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय के पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो वो 100% देता है। अगर उसे जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी तो वो क्या रहता है, वो काम को मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि मरे मन से वो काम करता है। तो हमें एम्प्लॉय को ये इंश्योर कराना पड़ेगा, विश्वास दिलाना होता है कि आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर है। 13 पॉइंट हमारा है इनिशिएटिव। यानी कुछ ऐसे स्टेप भी होने चाहिए कंपनी में जिससे कि एम्प्लॉय किसी भी चीज़ों को प्लान करने या एग्जीक्यूट करने में अपना मतलब खुद पहला स्टेप वो उठाएं। ऐसा ना हो कि हर बार मैनेजर पुश करता है कि करो काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ हद तक एम्प्लॉय ही सामने से आए और कहें कि सर हम इसमें ये करना चाहते हैं या फिर हम इसमें ऐसे चेंजेस करेंगे तो इसमें ये फ़ायदा होगा। ठीक है। और हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है स्प्रेड द क्रॉप। इसका मतलब हो जाता है कि कंपनी में इंडिविजुअल लेवल पे काम करने के बजाय हमें टीम स्पिरिट पे एज ए टीम काम करना चाहिए। यानी हमें आई को वी से रिप्लेस करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 यूनिट बनाने हैं 10 आदमी को तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हर आदमी को 10 यूनिट ही बनाना है, बल्कि हर आदमी के दिमाग में 100 यूनिट बनाने पे फोकस रहना, कंप्लीशन करने पे फोकस रहना चाहिए, ताकि एक दो अगर वर्कर बीमार हो जाते हैं तो भी टारगेट को अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये 14 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये 14 के 14 पॉइंट ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल हैं। यानी इन्होंने ये 14 पॉइंट डेवलप किए हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति की जिनका नाम है FW टेलर। उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल दिए।